हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 की प्रश्नावली तीसरी चतुर्भुजों को समझना, इसको पूरे सवालों को हम हल करते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि चतुर्भुज क्या होता है। तो चार भुजाओं से जो घिरी आकृति होती है वो चतुर्भुज होता है। चार भुजाओं से जो घिरी आकृति है उसको अपने क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे आपने पतंग को देखा होगा, जो पतंग होता है वो भी चार भुजाओं वाला होता है, तो वो भी क्या है? एक चतुर्भुज है। आयताकार कोई आकृति है, वर्गाकार जो आकृति है, ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? चतुर्भुज के अंदर ही आती हैं। यहाँ पे अपने कुछ आकृतियाँ देख रहे हैं। जो सरल बंद बकर है, जो सरल बंद बकर नहीं है, इस तरीके से। और इससे सबसे पहले जो अपना आता है वो बहुभुज आता है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद बकर क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। अगर अपने से बहुभुज की परिभाषा पूछे तो ये लिखनी है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? जो वक्र हैं वो बहुभुज हैं, क्योंकि ये सरल रेखाओं से बने हुए हैं और बंद हैं। ये भी बंद वक्र है, ये भी बंद बहुभुज है, ये भी बंद हो जाएगा। और इस तरफ जो दे रखे हैं, ये वाले अपने को दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वक्र जो बहुभुज नहीं है। बहुभुज क्यों नहीं है? क्योंकि ये सरल रेखाओं से नहीं है और ये बंद भी नहीं है। खुली हुई आकृति है और सरल रेखाओं की आकृति भी ये नहीं है। तो अगर अपने से उदाहरण पूछता है कि बहुभुज का उदाहरण या उसकी आकृति बनाने के लिए अपने को बोलेगा, तो ये जो आकृतियां हैं, इन आकृतियों में से हमें कोई भी एक दो आकृति बना देनी है। आयताकार बना सकते हैं, अपने वर्गाकार बना सकते हैं, अपने चतुर्भुज बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। इसके बाद आता है बहुभुजों का वर्गीकरण आता है। बहुभुजों का वर्गीकरण यहाँ पे दे रखा है कि जिनमें भुजाओं की संख्या 3 होती है। भुजाओं की संख्या 3 होती है उसको बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं, और ये उसकी आकृति हो जाएगी। जिसके अंदर भुजाओं की संख्या 4 होगी उसको चतुर्भुज बोलते हैं, ये चतुर्भुज की आकृति हो जाएगी। 5 भुजाएं जिसके अंदर उसको पंचभुज कहते हैं, ये पंचभुज की आकृति होगी। जिसके अंदर 6 भुजाएं होती है उसको छठभुज कहते हैं, ये छठभुज की आकृति हो जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग भुजाओं की अपने को नाम दे रखे हैं और उसकी यहाँ पे आकृतियाँ दे रखी हैं। तो अपने से ये भी प्रश्न में पूछ सकते हैं कि पंचभुज की आकृति बनाइए, या फिर पंचभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, या फिर 6 भुजाओं वाली आकृति को क्या नाम देते हैं। तो इस तरीके से अपने को आकृति और भुजाओं की संख्या और इसके नाम को याद रखना है। इसके बाद आता है विकर्ण की विकर्ण क्या होते हैं। तो इस आकृति के अंदर जो अपने देख रहे हो आकृति 3.1 के अंदर, इसमें जो आपको ये डॉट लाइन दिखाई दे रही है, एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिला जो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे S को Q से मिला रहे हैं तो ये एक विकर्ण हो जाएगा। P को R से मिला रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? एक विकर्ण हो जाएगा। तो ये S क्या है? S एक शीर्ष है और Q भी क्या है? एक शीर्ष है। एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको विकर्ण कहते हैं। अब इन विकर्णों के आधार पर कुछ अपने को बहुभुजों का प्रकार को समझ रहे हैं कि कुछ आकृतियों के अंदर तो विकर्ण सिर्फ अंदर ही खींचे जा सकते हैं। अगर अपने यहाँ पे इसकी बात करें तो इनमें जो पहली 2 आकृतियां हैं, इनमें विकर्ण सिर्फ आकृति के अंदर ही खींचे जा सकते हैं, उसके अभ्यंतर भाग में ही खींचे गए हैं। और एक जो अपने दे रखी है तीसरी आकृति जो त्रिभुज देख रहे हो, तो इसमें एक विकर्ण जो L से N को मिलाया गया है, L को N से जो मिलाया गया, ये विकर्ण क्या है? ये विकर्ण बाहर की ओर है। तो जिसमें विकर्ण बाहर की ओर होते हैं उसको अपने अवतल बहुभुज के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण बाहर स्थित होते हैं, बहिर्भाग में स्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अवतल बहुभुज कहते हैं। और ऐसे बहुभुज जिसके विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में होते हैं, अंदर ही स्थित होते हैं, उसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषाएं हो जाएंगी। परिभाषाएं आगे अपने देख लेंगे।
अभ्यंतर और बहिर्भाग का मतलब ये होता है कि जो आकृति के अंदर वाला भाग है उसको अभ्यंतर कहते हैं और आकृति के जो बाहर वाला भाग है वो क्या हो जाएगा, बहिर्भाग हो जाएगा। यहाँ पे आकृतियां अपने को दे रखी हैं, तो इन सभी आकृतियों के अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर भी आप देखोगे इन सभी के अंदर कि अपने जो विकर्ण है वो सिर्फ उसके अंदर ही खींचे जा सकते हैं। ऐसे इन आकृतियों के अपने अंदर ही विकर्ण खींच सकते हैं, इसके अपने बाहर इससे विकर्ण नहीं खींच सकते। तो ये सारी के सारी क्या हो जाएंगी, उत्तल हो जाएंगी, उत्तल बहुभुज कहते हैं। और इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे इसके बाहर विकर्ण खींचा जा सकता है, बाहर की साइड भी खींचे, अंदर तो खींचे जाएंगे, बाहर की तरफ भी इसके अगर विकर्ण खींचे जाते हैं तो उसको कहते हैं अवतल बहुभुज कहते हैं। तो ऐसे बहुभुज जिसके विकर्ण सिर्फ अभ्यंतर भाग में खींचे जाते हों उत्तल बहुभुज कहलाते हैं, और ऐसे बहुभुज जिसके विकर्ण बहिर्भाग में खींचे जा सकते हैं उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। उसके बाद आगे अपने आता है सम और विषम बहुभुज के बारे में। अगर अपने देखें तो यहाँ पे आप कुछ आकृतियाँ देख रहे हैं, तो सम बहुभुज वही बहुभुज होते हैं जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण समान होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सम बहुभुज बोलेंगे। तो अगर आपको सम बहुभुज की परिभाषा लिखने के लिए बोलता है तो ऐसे बहुभुज इसमें लिखना है, ऐसे बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं व कोण बराबर होते हैं, ऐसे बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व कोण बराबर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, सम बहुभुज बोलते हैं। जैसे अपने वर्गाकार आकृति हो सकती है, समान भुजाओं की पंचभुज हो सकता है, समान भुजाओं का छठभुज हो सकता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज इसका उदाहरण अपने लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज है और वर्ग है, सम छठभुज कह सकते हैं, सम पंचभुज कह सकते हैं, यानी कि जिसके आगे सम शब्द लगाता है, सम का मतलब समान होता है, बराबर होता है। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व कोण समान या बराबर होते हैं उसको सम बहुभुज कहते हैं, और जिसकी भुजाएं या कोण बराबर नहीं होते उसको विषम बहुभुज कहते हैं। इसके बाद आगे अपने पास आती है जो अपनी प्रश्नावली है 3.1 जो है अपनी पहली आकृति। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, तो प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर करना है। पहला अपने को दिया है इसके अंदर जो 1 नंबर लिख रखा है साधारण वक्र, कि इसमें से साधारण वक्र कौन कौन से हैं, वो अपने को बताने हैं कि इसमें साधारण वक्र कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर एक तो पहली आकृति अपनी साधारण वक्र हो जाएगी, और एक उसके बाद अपनी जो दूसरी आकृति है वो भी साधारण वक्र हो जाएगी, और इसके बाद जो पांचवी अपनी आकृति है, पांचवी आकृति साधारण वक्र होगी, और छठी आकृति है वो भी साधारण वक्र के अंदर आ जाएगी, और जो अपनी सातवीं आकृति है वो भी साधारण वक्र के अंदर आती है। ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सरल वक्र हो जाएंगे या साधारण वक्र हो जाएंगे। बाकी अगर आप देखो तो ये भी एक सरल रेखाओं से बना हुआ नहीं है, ये सरल रेखाओं से बना हुआ नहीं है, ये भी सरल रेखाओं से नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद दूसरा पूछता है साधारण बंद वक्र, तो जो पहले का उत्तर है 1 2 पहली आकृति, दूसरी आकृति, पांचवी आकृति, छठी आकृति और सातवीं आकृति, यही किसका उत्तर होगा, ये साधारण बंद वक्र का होगा। उसके बाद अगर अपने बात करें बहुभुज की, तो बहुभुज जो है अपनी पहली और दूसरी आकृति है वो क्या है, बहुभुज है, जिसके अंदर भुजाएं होती हैं, सीधी सीधी भुजाएं होती हैं, वो अपना क्या होगा, बहुभुज होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो पहली आकृति है और जो दूसरी आकृति है वो क्या है, बहुभुज आ जाएगा। उसके बाद अपने से पूछा है उत्तल बहुभुज, तो उत्तल वही होते हैं जिसके विकर्ण अंदर खींचे जा सकते हैं, बाहर विकर्ण नहीं खींचे जा सकते, वो क्या होगा, अपना उत्तल बहुभुज होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ऐसी कौन सी आकृति जिसमें अंदर विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो ये जो 2 नंबर वाली आकृति, इसके अपने सिर्फ अंदर विकर्ण खींच सकते हैं, बाहर की तरफ विकर्ण नहीं खींच सकते, तो ये अपना क्या आ जाएगा, उत्तल बहुभुज आ जाएगा। उसके बाद ई नंबर पूछा है कि अवतल बहुभुज, तो अवतल बहुभुज जिसके अपने बाहर और अंदर दोनों साइडों में विकर्ण खींच सकते हैं वो अपना क्या होगा, अवतल बहुभुज होगा।
तो यानी कि एक तो अपना 1 नंबर आकृति आ जाएगी, इसके अंदर इसके बाहर भी कर्ण खींच सकते हैं, और एक अपने इसमें 4 नंबर आकृति वो भी आ जाएगी जिसमें अपने बाहर भी कर्ण खींच सकते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? तो प्रत्येक में एक चतुर्भुज पूछ रहा है, चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं, तो इसका उत्तर अपना क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, पहले का उत्तर क्या आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा। 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। दूसरा अपने से समछठभुज पूछा है, तो समछठभुज के अंदर अपने 9 विकर्ण खींच सकते हैं, और त्रिभुज के अंदर अपने कोई भी विकर्ण नहीं खींच सकते। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तीसरा है, उत्तल चतुर्भुज के मापों का योगफल क्या होता है? उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल, इसके आगे लिख देंगे 360 डिग्री होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। उसके आगे पूछा है, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? तो भी यह गुण लागू होगा। तो लिख देंगे हाँ यह गुण लागू होगा, हाँ यह गुण लागू होगा। ये इसका उत्तर अपने हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं अपने चौथे प्रश्न के ऊपर। अब चौथे प्रश्न में अपने को तालिका की जांच करनी है, और तालिका की जांच करते अपने देखते हैं कि ये जो आकृति है वो त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती, इसके कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। उसके बाद दूसरी देखें, इसमें 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाओं की जो आकृति उसके कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे भुजाओं की संख्या के आधार पर कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो जो अपने को यहाँ पे दे रखा है, ए नंबर दे रखा है 7, तो किसी भी आकृति के कोणों का योगफल ज्ञात करना, तो उसमें लिखा जाएगा, सबसे पहले ए नंबर डालना है। ए नंबर में लिखना है भुजाएं बराबर 7, ऐसे लिख देंगे भुजाएं बराबर 7, और उसके बाद लिखना है बहुभुज के कोणों का योग, बहुभुज के कोणों का योग। इस तरीके से अपने को लिखना है। इस तरीके से अपने कर सकते हैं, जैसे कॉपी में है कि बहुभुज के कोणों का योग जिसकी भुजाएं, तो अपने इसका ए नंबर वैसे उदाहरण देखें जो सारणी में अपने को दे रखा है, जिसमें भुजाएं 3 है, तो उसमें लिखना है n बराबर 3। उसके बाद लिखेंगे अंत्य कोणों का योग, ये इसका सूत्र हो जाएगा n-2 गुणा 180 डिग्री। n का मतलब जितनी अपने को भुजाएं दे रखी हैं, प्रश्न में 3 भुजाएं दे रखी हैं, तो 3-2 गुणा 180, 3 में से 2 घटाया 1 आता है, 1 को 180 से गुणा करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद बी नंबर देखें, भुजाएं बराबर 4, यानी कि n का मान 4 हो गया, तो इसमें भी लिखना है अंत्य कोणों का योग बराबर n-2 गुणा 180 डिग्री। उसके बाद n की जगह पे अपने पास क्या रखना है? n की जगह अपने भुजाओं की संख्या 4 दे रखी है, वो रख देंगे। फिर उसके बाद आगे -2 गुणा 180 डिग्री। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आते हैं, इसको 180 से गुणा करेंगे 360 डिग्री आ जाएगा। और ऐसे जो आपको प्रश्न दे रखा है बुक के अंदर, जिसमें अपने को बोला है कि भुजाएं कितनी है, भुजाएं उसमें दे रखी हैं 7 दे रखी हैं अपने को, भुजाएं 7, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा 7। उसके बाद वही लाइन लिखनी है जो ऊपर लिखी हुई है कि अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग लिख देंगे। अंत्य कोणों का योग बराबर सूत्र जो है n-2 और गुणा में 180 डिग्री। अब इसके बाद n की जगह पे क्या रखना है? n की जगह पे आ जाएगा 7-2 और गुणा में 180 डिग्री। आपको कहीं पे कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ जो n है, n की जगह पे जितनी अपने को भुजाएं दे रखी हैं, 7 है, 5 है, 6, उस n की जगह पे रखना है। बाकी -2 करने हैं तो -2 ही करने हैं, और गुणा 180 करना है। अब 7 में से 2 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 5, और उसके बाद आगे बचा गुणा में 180 डिग्री। इन दोनों का गुणा करेंगे 18-5 से 90, तो 90 और साथ में 0 आ जाएगी, यानी कि 900 डिग्री क्या आ जाएगा? अपना उत्तर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 7 भुजाओं वाली आकृति है, उसका आ जाएगा। ऐसे ही आपको जो आगे भुजाएं दे रखी हैं उसमें रखते हुए इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आगे अपने को दे रखा है प्रश्न संख्या 6 दे रखी है, x कोणों की माप ज्ञात करनी है, जिसमें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है, जो अपने आकृति बुक में दे रखी है, वहाँ से आकृति आप देख लेना। उसमें चतुर्भुज के माप अपने को दे रखे हैं, एक आकृति दे रखी है जिसके अंदर अलग अलग डिग्री के कोण रखे हुए हैं। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाली है, इसलिए चतुर्भुज नाम दिया गया।
तो ये लाइन इसमें रखनी है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। पहला कोण अपने को 50 डिग्री का दे रखा है प्रश्न में, फिर 130 डिग्री, फिर 120 डिग्री और एक अपने को x दे रखा है, बराबर में 360 आ जाएगा। अब 50 डिग्री को और ये 130 डिग्री को और 120 डिग्री को, इन तीनों को अगर अपने प्लस करें, इन तीनों को जोड़ें तो 300 डिग्री आता है, प्लस में x और बराबर में आ जाएगा 360। अभी प्लस का 300 डिग्री है, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। 360 में से 300 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से सेम तरीका है जो बी नंबर आकृति उसके अंदर करना है। बी नंबर आकृति आप बुक में से देख सकते हो। इसमें लिखा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पे आपको एक चौरस डिब्बी प्रश्न के अंदर बनी हुई दिखाई देगी, उसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। उसके बाद अपने को 60 डिग्री दे रखा है, उसके बाद 70 डिग्री दे रखा है और उसके बाद एक x लिखा हुआ है। तो इन तीनों को अगर अपने प्लस करें, इन तीनों को जोड़ें आपस में, तीनों को अगर जोड़ा जाए 90 डिग्री को, 60 को और 70 को, अगर इन तीनों को अपने प्लस करते हैं तो 220 डिग्री आएगा, प्लस में x का x आ गया, बराबर में 360 डिग्री होता है इसका योगफल। अब ये प्लस के 220 डिग्री हैं, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 220 हो जाएंगे। 360 में से 220 माइनस करेंगे तो 140 डिग्री अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद सी नंबर आकृति है। सी नंबर आकृति के अंदर जो आप आकृति देखोगे तो उस आकृति के अंदर आप देखोगे कि एक नीचे इस तरीके से अपने को यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ कोण दे रखा है। यहाँ पे अपने को 70 डिग्री का कोण दे रखा है और यहाँ पे अपने को 60 डिग्री का कोण दे रखा है। ये बाहर वाले कोण है, अपने को अंदर वाले कोण चाहिए, अंत्य कोण चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको एक बार यहाँ पे लिख लिया कि ये A है और ये वाला क्या लिख लिया, B है। अब एक जो कुछ सरल रेखा होती है, सरल रेखा पे एक अंदर की ओर कोण बना और एक बाहर की ओर कोण बना होता है, तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होगा। कोई भी आकृति अगर आप देखते, जैसे त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज की चाहे वो ये कोण और ये कोण, ये दोनों अंदर और बाहर वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। चाहे वो यहाँ पे हो, ये जो बाहर वाला कोण है और ये जो अंदर वाला कोण है, ये बाहर वाला और ये जो अंदर वाला कोण है, ये क्या होंगे, दोनों 180 डिग्री का इनका योग होता है। और इसको लिखा जाता है रेखिक युग्म कोण बराबर 180 डिग्री। तो अब अपने को एक तो दे रखा है 70 डिग्री का दे रखा है बाहर वाला यहाँ पे, और एक अंदर वाला मैंने ले लिया A का, तो दोनों को लिखा A + 70 बराबर 180 डिग्री। प्लस का 70 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। 180 में 70 घटा देंगे तो 110 आ जाएगा। ऐसे दूसरा B + 60 डिग्री बराबर 180, तो प्लस के 60 इधर लेके आएंगे तो माइनस के 60 हो जाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये जो आकृति अपने पास बनी है, इस A की जगह तो अपने क्या रखेंगे, इस अंदर वाले कोण की जगह पे तो अपने क्या रखेंगे, 110 डिग्री आ जाएगा, और इस अंदर वाले कोण की जगह पे क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद ये आकृति ऊपर जाके ऐसे बंद होती है। यहाँ पे दे रखा है अपने को 30 डिग्री का, और यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे भी क्या है, x है। तो अब ये एक भुजा होगी, उसके बाद ये दूसरी भुजा होगी, फिर ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, और ये क्या होगी, पांचवी भुजा। तो पांच भुजाएं हैं तो इसको पंचभुज बोल लेंगे। पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री होता है। तो इसमें अपने को एक तो 110 डिग्री का कोण दे रखा है, एक 120 डिग्री का कोण दे रखा है, एक 30 डिग्री का कोण दे रखा है। इन सभी कोणों को अपने इस तरीके से नीचे लिख देंगे कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग बराबर 540 डिग्री। अब ये कोण अपने को दे रखे हैं, एक तो 30 डिग्री का अपने को प्रश्न में दे रखा है, दो x के दे रखे हैं, 110 डिग्री का अपने निकाल लिया, 120 डिग्री का भी अपने ज्ञात किया है अभी, बराबर में 540 डिग्री, क्योंकि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है। उसके बाद x और x 2x हो जाएंगे, और ये संख्या है जैसे 30 डिग्री है, 110 डिग्री है और 120 डिग्री है। इन तीनों को जोड़ें, 110, 120 और 30, इन तीनों को अगर अपने प्लस करें तो अपने पास आएगा 260 डिग्री। अभी प्लस का 260 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 260 हो जाएगा, क्योंकि अपने को इस x का मान ज्ञात करना है, तो प्लस वाली संख्या इधर आके माइनस की होगी। इसमें से 260 अपने माइनस कर दें, घटा देंगे, 280 बचेगा, और ये जो 2 गुणा में लगी हुई संख्या अब इसके बटे में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, 2 का भाग देंगे तो अपना उत्तर क्या आएगा, 140 डिग्री आ जाएगा।
उसके बाद डी नंबर है, डी नंबर के अंदर अपने को भी पंचभुज दिया हुआ है। सभी के अंदर अपने को देखोगे प्रश्न के अंदर तो एक्स एक्स और एक्स लिखे हुए हैं, सभी के अंदर ही एक्स एक्स लिखे हुए हैं। तो पंचभुज है, पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है। सभी एक्स है तो यहाँ पे मैंने एक्स लिखे, सभी 5 के 5 एक्स है बराबर 540 डिग्री। सभी को जोड़ा 5 एक्स हो गए बराबर में 540 डिग्री। अपने को एक्स का मान ज्ञात करना, तो ये जो 5 अब उसके भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 540 में 5 का भाग देंगे तो 108 डिग्री अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद सातवां जो सवाल है, सातवें सवाल के अंदर भी आप देखोगे जब प्रश्न के अंदर तो जो आकृति दे रखी है उस आकृति के बाह्य कोणों के बारे में अपने को पूछा गया है। जो बाहर अपने कोण बने हैं एक्स वाई और जेड जो है, तो उन बाहर वाले कोणों के बारे में अपने को दे रखा है। तो वही बात जैसे अभी पर मैंने आपको बताया कि जो एक कोण बाहर की ओर और एक कोण अंदर की ओर अगर बन रहे हैं तो उसको अपने रेखिक युग्म बोलते हैं। और रेखिक युग्म का जो योग होता है वो 180 डिग्री रखना है। जब एक कोण अंदर की ओर बना हो और एक कोण क्या बना हो, बाहर की ओर बना हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, रेखिक युग्म बोला जाएगा। और उसका होता है कितना, 180 डिग्री होता है। तो इसमें अपने एक एक्स दे रखा है बाहर की ओर और एक अंदर की ओर दे रखा है 90 डिग्री का। जो आकृति के अंदर जब आप देखोगे प्रश्न में, सातवें प्रश्न में आकृति देखोगे तो पता लग जाएगा। तो इसको लिखना है एक्स प्लस 90 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा। प्लस का 90 इधर लेके आएंगे, माइनस का 90 डिग्री घटा देंगे तो ये एक्स का उत्तर आ जाएगा 90। इसी प्रकार से जेड और 30 दे रखे, जेड है वो बाहर की ओर है और 30 डिग्री है वो अंदर की ओर है। तो यहाँ से अपने को प्लस का 30 इधर ले जाएंगे, माइनस का 30 हो जाएगा, घटाने पर अपने पास क्या आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। तो x और z के मान तो अपने निकाल दिए, अपने अपने पास जो बच गया वो रह गया। y का उत्तर निकालना है कि y का उत्तर क्या आएगा। तो इसके लिए अपने को ये देखना है, याद रखनी है एक लाइन की बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी आकृति हो उसके जो बाहर वाले कोण होते हैं उन सभी का योग 360 डिग्री होता है। तो बाहर वाले कोण थे, x था बाहर वाला कोण, y भी बाहर वाला कोण है, z भी बाहर वाला कोण है। आकृति के अंदर देखना बराबर में 360 डिग्री। x का उत्तर अपने 90 डिग्री निकाल दिया, z का उत्तर अपने 150 डिग्री बराबर में 360। 90 और 150 को जोड़ेंगे 240 आता है बराबर में 360 आ जाएगा। ये प्लस का 240 इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। 360 में से 240 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री अपना y का जो उत्तर। उसके बाद इन तीनों का योग करना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 360 होता है। इसी प्रकार से सेम तरीके से अपने को जो b आकृति उसको करना है, रेखिक युग्म बराबर 180 डिग्री होता है। सेम उस तरीके से अपने को आकृति में दे रखे हैं अलग अलग, तो इन सभी के अपने को निकालना है। एक अंदर की ओर कोण दिया है, एक बाहर की ओर कोण दिया है। तो 120 तो अंदर की तरफ दे रखा है अपने कोण और x है वो बाहर की तरफ दे रखा है। तो अपने x का उत्तर निकालने के लिए सेम जो अभी ऊपर अपने तरीका किया है तो उसी तरीके से यहाँ पे प्लस का 120 इधर लेके आएंगे, माइनस 120 हो जाएगा, घटाने पर 60 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से दूसरी आगे अपने देखें जिसमें y और 80 डिग्री लिख रखा है, तो ये प्लस का 80 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 80 डिग्री, इस तरीके से 100 आ जाएगा घटाने पर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे अपने z का यहाँ पे देखें तो z का 120 डिग्री आ जाएगा। फिर सभी जो बाह्य कोण है उन योग 360 डिग्री होता है। तो इन सभी को अपने लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360। x का उत्तर अपने पास आ चुका है 60 डिग्री और y का उत्तर आ चुका है 100 डिग्री, z का उत्तर आ चुका है 120 डिग्री। w का मान अपने को निकालना है, ज्ञात करना है, बराबर में 360 आ जाएगा। इन तीनों को अगर अपने जोड़ें तो अपने पास बनते हैं 280, प्लस में w बराबर 360, ये 280 इधर आके माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद आपको लिख देना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स का उत्तर आ जाएगा 60 डिग्री, प्लस वाई का आ जाएगा 100, प्लस जेड का 120 लिखना है और 20 और प्लस में जो डब्ल्यू का 80, इन तीनों को जोड़ कर देना। तीनों का जोड़ करने पर क्या आ जाएगा अपने पास, 360 डिग्री बराबर में आ जाएगा। उसके बाद अगर आगे देखें अगली प्रश्नावली जो अपनी आती है वो 3.2 के अंदर भी अपने को पहला है, उसके अंदर भी x के मान ज्ञात करने हैं, वही जो अभी अपने करते हैं आए हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो अभी ऊपर आपको सवाल बताया आंतरिक कोण और बाह्य कोण जिसको अपने रेखिक युग्म लिखा है, सेम उसी तरीके से उसके बाद में अपने जो किया
कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ये लाइन अपने को याद रखनी है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। और उसके अंदर जो अपने को कोण दे रखे हैं, बाहर वाले जो कोण दे रखे हैं उन बाहर वाले कोणों को अपने लिख देंगे जितने भी दे रखे हैं ये सारे के सारे, और बराबर में 360 आ जाएगा। ये संख्या जो है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री और ये 90 डिग्री, इन सभी को अपने प्लस करें, जोड़ें तो उनको आ जाएगा 360। एक्स का उत्तर अपने को निकालना है, बराबर में 360 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 310 इधर लेके आएंगे, माइनस 310 घटाने पर क्या आ जाएगा, एक्स का उत्तर आ जाएगा 50 डिग्री। इसी प्रकार से इसका जो बी नंबर आकृति है वो भी आपको खुद सॉल्व करनी है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को पहले दो सूत्र हैं वो याद रखने पड़ेंगे कि प्रत्येक बाह्य कोण की अगर अपने को माप ज्ञात करनी है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 डिग्री और बटे में भुजाओं की संख्या। दूसरा सूत्र है भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री और बटे में प्रत्येक बाह्य कोण की माप। यानी कि इसमें अपने को अगर भुजाओं की संख्या दी गई है तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या रख देंगे जो भी दे रखी है, जैसे 9, 10, 11, 12 जो भी, तो 360 में भाग देंगे तो वो बाह्य कोण की माप आ जाएगी। और अगर अपने को बाह्य कोण की माप दे दे कि 45 डिग्री है तो 360 में 45 का भाग दे देंगे तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर अपने को बाह्य कोण की माप ज्ञात करवाएगा तो प्रश्न में भुजाओं की संख्या दी हुई मिलेगी अपने को, और अगर भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो प्रश्न में बाह्य कोण की माप अपने को देगा। ये दो सूत्र अपने को याद रखने हैं। इसका देखते हैं पहला प्रश्न जिसमें लिखा है कि 9 भुजाएं, यानी कि भुजाओं की संख्या अपने पास कितनी है, 9 है। और प्रश्न में करना क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। इसका सूत्र लगा देंगे 360 बटे में भुजाओं की संख्या, 360 और बटे में भुजाओं की संख्या 9 है, 9 का भाग देंगे तो 40 डिग्री अपना उत्तर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को बाह्य कोण की माप दे रखी है 24 डिग्री और भुजाओं की संख्या पूछिए कि बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो भुजाओं की संख्या पूछिए, सूत्र लगा देंगे 360 डिग्री और बटे में बाह्य कोण की माप 360 के बटे में 24, क्योंकि प्रश्न में अपने को जो कोण दिया है वो 24 डिग्री का दिया है। 360 में अपने 24 का भाग देंगे, 360 डिग्री के अंदर 24 का अगर अपने इसमें भाग दें तो 24 एकम 24 आ जाएगा। उसके बाद 6 में से 4 घटाए 2, 1 और 0 और 24 5 जाए 120 होते हैं, तो इसमें आ जाएगा 15 भुजाएं। इस तरीके से 3.2 है जो अपनी कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कोण दे रखे हैं, बाहर वाला कोण दे रखा है अपने को 60 डिग्री का। जो दूसरी आकृति है इसके अंदर आप देखें, यहाँ पे अपने को 60 डिग्री का दे रखा है। ये जो डब्बी होती है 90 डिग्री का होता है। उसके बाद ये 70 डिग्री का दे रखा है, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये एक्स अपने को ज्ञात करना है। तो वही लाइन लिखनी है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। इन सभी को प्लस करके लिख देंगे। प्लस का जैसे लिख दिया 90 डिग्री लिख दिया, और उसके बाद प्लस में 60 डिग्री आ गया, प्लस में 90 डिग्री आ गया, प्लस में 70 डिग्री आ गया और प्लस में एक्स और बराबर में 360। इन सभी को जोड़ के 310 बनेगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 310 घटा देंगे तो एक्स का मान 50 आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये जो पहला है वो करना है। 3 सवाल तक अपने कॉपी में कर लिए। उसके बाद चौथे सवाल के अंदर देखें, इसमें लिखा है कि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्य कोण 165 डिग्री का है। तो इसका सबसे पहले अपने लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण, ऐसे लिखना है कॉपी के अंदर कि प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। 180 में से 165 अपने माइनस कर देंगे तो अपने पास बचता है 15 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री आ गया। उसके बाद लिखना है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। उसके बाद सूत्र लगाना है, सूत्र जो अभी आपने लिखा ऊपर कि 360 डिग्री और बटे में प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, बटे में क्या लिखना है, प्रत्येक बाह्य कोण। ये लिखना है भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री और उसके बटे में प्रत्येक बाह्य कोण। और इसके बाद आ जाएगा 360 डिग्री और बटे में प्रत्येक बाह्य कोण है 15 डिग्री का। 360 में 15 का अगर अपने भाग देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 15 चौके
15 दूना 30 और 15 चौके 60, यानी कि 24 भुजाएं अपना क्या आ जाएगा, इसमें उत्तर आ जाएगा। ये आ जाएगा अपना चौथे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 24 भुजाएं। इसके बाद है 5वां प्रश्न पूछा है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें लिखेंगे 5वें का ए नंबर डाल के अपने लिखेंगे भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री और बटे में प्रत्येक बाह्य कोण, बटे में लिखना है प्रत्येक बाह्य कोण, इस तरीके से लिख देंगे। और उसके बाद लिखना है 360 डिग्री और बटे में 22 डिग्री। अब इसमें जो भाग है वो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इसके नीचे अपने लिख देंगे अतः ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, अतः ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, अतः ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। ठीक है। और इसका जो बी नंबर पूछा है, इसमें बोला है क्या यह किसी समबहुभुज का अंत्य कोण हो सकता है। तो इसमें भी लिखेंगे यह किसी समबहुभुज का, इसमें लिख देंगे यह किसी समबहुभुज का अंत्य कोण नहीं हो सकता, अंत्य नहीं हो सकता, क्योंकि 360 बटे में 22 लिख देंगे, क्योंकि 360 बटे 22 विभाजित नहीं होता, क्योंकि 360 बटे 22 विभाजित नहीं होता। उसके बाद लिखना है छठे का जो ए नंबर है, इसमें पूछा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत्य कोण संभव है। तो इसमें लिख देंगे समबाहु त्रिभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंत्य कोण संभव है। लिखना है समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में कम से कम, समबाहु त्रिभुज में कम से कम, समबाहु त्रिभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंत्य कोण संभव है, 60 डिग्री का अंत्य कोण संभव है, कम से कम 60 डिग्री का अंत्य कोण संभव है। ये तो हो जाएगा ए का उत्तर। और बी का लिखना है अधिक से अधिक 120 डिग्री का कोण संभव है, अधिक से अधिक 120 डिग्री का कोण संभव है। ठीक है। ये अपनी प्रश्नावली हो जाएगी 3.2 पूरी। तो आज की क्लास में अपने 3.1 और 3.2 को पूरा कर लिया है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।